बेहतर शासक राज्य को स्थिरता देते हैं, राज्य में अमन और शांति की स्थापना होती है, साथ ही एक बेहतर सभ्यता वजूद में आता है। रोमन, पर्शियन, मिंग और ओटोमन साम्राज्य के शासकों ने अपने से संबंधित देशों को एक नई दिशा दी। हिंदुस्तान में इस परिप्रेक्ष्य में मौर्यों को देखा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के शासकों ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधा। एक राष्ट्रीय शासन में प्रतिभाशाली लोगों को एक समान मंच मिलता है, जिससे देश को एक नई दिशा मिलती है। आज के लोकतांत्रिक भारत में भी अशोक की उपस्थिति को देखी जा सकती है। मौर्यों के पतन के 1800 साल बाद मुगलों का उदय एक राष्ट्रीय शासक के तौर पर होता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने की थी, लेकिन वो अकबर ही है जो इस साम्राज्य को अस्थायित्व देता है। वो अकबर ही है जिसके वजह से लोग अब इसे विदेशी नहीं समझते थे, अब इन्हें भारतीय नजरों से देखा जा सकता था। अकबर ने ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो संस्कृतियों के विकास में सहायक हो सकता है। जिस प्रकार मौर्यों के शासनकाल में पटना एक केंद्र के रूप में उभरता है, उसी प्रकार मुगलों के शासनकाल में दिल्ली, लाहौर और आगरा कला, सभ्यता और विरासत के केंद्र के तौर पर उभरता है। अकबर के बाद जहांगीर के काल में चित्रकला को एक नई पहचान मिलती है। 14 फरवरी 1628 शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक किया जाता है। अपने शासनकाल में ये बेहतरीन इमारतें बनवाता है, लेकिन आगरा की तंग गलियों से ऊब कर एक और नए शहर को बनाने की तमन्ना इसे दिल्ली पहुंचाती है। आगरा की पुरानी इमारतें इसे स्वतंत्र स्थापत्य से रोकती रहती हैं। दिल्ली को एक बार फिर से हिंदुस्तान की राजधानी बनाया जाता है। तारीख फिर से एक बार दिल्ली का साथ देता है और दिल्ली फिर से एक नए रूप में सजती है, संवरती है। यमुना के किनारे 12 मई 1639 को मुहर्रम के महीने में एक नए किले की नींव डाली गई, जो कुछ दिन बाद ही एक शहर का रूप लेने वाली थी। अब तक शाहजहां किसी किले का निर्माण नहीं करवा पाया था। आगरा में ताजमहल के अलावा इसने अधिकांश जो भी इमारतें बनवाई थी, वो महज पुराने ढांचे में सुधार जैसा ही था। लाल किले का निर्माण उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षा और स्थापत्य के प्रति प्रेम को मूर्त रूप देने जैसा था। इस शहर को सलीमगढ़ किले के पास ही बनाना था, जिसे शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी ने बनवाया था। ये शहर शाहजहां का सपना था और इस शहर की नींव रखते समय शाहजहां ने जमीन पर सोने चांदी के सिक्के और बेशकीमती जवाहरात बिखेरे। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी इस परियोजना के प्रमुख थे। वहीं बादशाह भी इस इमारत के निर्माण के हर स्तर पर निगरानी रखता था और इस प्रक्रिया में बेहद करीब से जुड़ा था। 9 साल के लगातार निर्माण के बाद 6 अप्रैल 1648 में यह किला बनकर तैयार हुआ, जिसे उस वक्त किला-ए मुबारक का नाम दिया गया। इसके पूरे होने पर मीर आहिया काशी ने एक क्रोनोग्राम की रचना की, जिसे शुद्ध शाहजहानाबाद अज शाहजहां आबाद कहा गया। बादशाह को इसके पूरे होने की खबर पहुंचाई गई। ज्योतिषियों के द्वारा निर्धारित समय पर बादशाह दिल्ली के लिए निकलता है। सड़क और यमुना के सफ़र के बाद जब बादशाह दिल्ली पहुंचता है, तब इस किले के उद्घाटन के साथ 10 दिनों तक जश्न मनाया जाता है। दीवान खास के सामने गुजरात का बना हुआ 3200 स्क्वायर फीट का बड़ा सामियाना बनवाया जाता है, जिसके अंदर 10,000 लोग समा सकते थे। इस सामियाने का बॉर्डर सोने का बनाया गया था और इसे चांदी के खंभों पर लगाया गया था। लाहौरी दरवाज़ा इस किले का पश्चिमी प्रवेश द्वार है। लाहौर की तरफ मुख होने की वजह से इसे लाहौरी दरवाज़ा का नाम मिला। यह 3 मंजिला संरचना है, जिसके दीवारों पर आर्च बनाए गए हैं। इसके दोनों तरफ 2 अष्टभुजी बुर्ज है, जिसके ऊपर छतरियां हैं। छत को खूबसूरत कंगूरे से सजाया गया है, जिसके मध्य में 7 सफ़ेद छोटे गुंबद हैं, जो एक गैलरी का निर्माण करते हैं, जिसके दोनों ओर छोटी मीनारें हैं। इसके एक तरफ चांदनी चौक और फतेहपुर मस्जिद है, तो इसकी सीध में किले के अंदर दीवाने आम और रंग महल है। ये इस तरह से बनाए गए थे कि उस जमाने में फतेहपुरी मस्जिद से ही किले के अंदर दीवान खास तक देखा जा सकता था।
औरंगजेब इस दरवाजे की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसके सामने एक प्राचीर बनवा देता है। उस वक्त शाहजहां आगरा के किले में कैद था। इसकी जानकारी होते ही शाहजहां ने औरंगजेब को लिखा कि मानो दीवार बनवाकर तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर नकाब डाल दी हो। लाल किला सत्ता का केंद्र रहा है। मुगलिया हुकूमत यहाँ से 200 साल तक शासन करती रही है। वही अंग्रेजों ने भी लाल किले को हुकूमत की निशानी बनाया था। लाल किला सत्ता का प्रतीक बन चुका था। आज़ाद भारत ने अपने सबसे बड़े त्यौहार को मनाने के लिए भी इसी इमारत को चुना। इस इमारत को चुनना एक परंपरा को बनाए रखने जैसा था, राजनीति में निरंतरता को बनाए रखने जैसा था। विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेककर उनका सामना करने और इतिहास को भुलाने की बजाय याद रखने जैसा था। 16 अगस्त 1947 को यहाँ पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान का तिरंगा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, जिसके बाद हर साल 15 अगस्त को लाल किले के इसी लाहौरी दरवाजे से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधन करते हैं। भारत को अब तक 14 प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन इस इमारत ने अब तक केवल 13 प्रधानमंत्रियों को ही देखा है। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को यहाँ तिरंगा फहराने का अवसर ही नहीं मिल पाया। लाहौरी गेट से आगे बढ़ने पर छत्ता बाजार शुरू हो जाता है। शाहजहां को इसकी प्रेरणा पेशावर में अली मर्दान खान के द्वारा निर्मित बाजार से मिली थी। इस छत्ते के दोनों ओर दुकानें हैं और बीच में चौक है, जिसका निर्माण किले के बाजार के तौर पर किया गया था, जहां कपड़े से लेकर आभूषण तक सब मिलता था। छत्ता बाजार से आगे नौबत खाना है। इसे नक्कार खाना भी कहा जाता है। शाही खानदान के सदस्यों के अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ से आगे अपनी सवारी जैसे घोड़े और हाथी पर बैठकर नहीं जा सकता था। इसी वजह से इसे हथिया पोल के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 मंजिला इमारत है, जहाँ से हर दिन 5 बार इतवार और बादशाह के जन्म दिवस पर पूरे दिन नौबत बजा करती थी। नौबत खाने के संगीतकार संगीत के माध्यम से बादशाह के आगमन और दीवाने आम की बैठक की सूचना देते थे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। इसके छत पर चारों कोनों पर छतरियां हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल बादशाह जहांगीर शाह और फर्रुखसियर की हत्या इसी नौबत खाने में की गई थी। नौबत खाने के सामने दीवान आम है। इसी जगह से बादशाह शाहजहां और उसके उत्तराधिकारी जनता से मिलते थे तथा उनकी परेशानियों को सुनते थे। ये इमारत 3 तरफ से खुली है। दीवान आम के दीवार वाले हिस्से में कई कमरे हैं। 3 तरफ से खुले दालान में नक्काशीदार स्तंभों की श्रृंखला पर बीम के सहारे छत का निर्माण किया गया है। ये स्तंभ इसे 27 हिस्सों में बांटते हैं। दीवान खास के दीवार के बीच संगमरमर का तख्त है, जिस पर खूबसूरत महंगा काम किया गया था। तख्त के पास ही संगमरमर की एक मेज है, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आवेदन देते थे। तख्त के पीछे वाली दीवार पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों का काम किया गया है। उस जमाने में कालीन और पर्दे इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते थे। इसके उत्तर में अवस्थित है दीवान खास, जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। स्तंभों की श्रृंखला आर्चों का निर्माण करती है। दीवान खास में बहुतायत से नक्काशियां की गई है। इसी में आज संगमरमर का चबूतरा है, जिसमें तख्ते ताउस था, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी के अनुसार इसका निर्माण 7 सालों में किया गया था, जिसकी लागत उस वक्त 1 करोड़ थी। इसे रूबी, हीरा, पन्ना, नीलम जैसे कीमती रत्नों से सजाया गया था, जिसमें ठोस सोने की 6 पाएँ थीं। इसमें हीरे और जवाहरातों से सजे 2 मोर भी थे। शाहजहां ने इसी तख्त ताउस में कोहिनूर हीरे को भी लगवाया था, जिसकी कीमत के बारे में कहा गया है कि यदि 4 पत्थरों को चारों दिशा में फेंकने के बाद इन चारों पत्थरों की दूरी को सोने से भर दिया जाए, जितना सोना भरा जा सकता है, वही कोहिनूर की कीमत है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद तख्त ताउस और कोहिनूर दोनों को ही ईरान ले जाया गया। दीवान खास की छत चांदी की हुआ करती थी, जिसे बाद में निकाल लिया गया। इस छत के चारों कोनों पर छतरियां हैं।
कला एक ताकत है जो बिखरी हुई चीजों को समेटकर एक नया रंग देती है, बिखरे हुए शब्दों को एक सूत्र में पिरोकर गीत, गजल, शायरी और कविता का रूप दे देती है, बिखरे हुए ईंट पत्थर को एक क्रम से सजाकर इमारत की शक्ल दे देती है। शाहजहां इस कला का उस्ताद था। वो शाहजहां ही था जो दीवाने खास जैसी इमारतों को बनवा सकता था, जिसकी दीवारों पर यह लिखाया जा सके, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मुगलों की इमारतों में नहर एक अभिन्न अंग है। लाल किला में नहर बहिश्त का निर्माण किया गया। नहर बहिश्त यमुना के पानी को लेकर इस किले में बहा करती थी, जिसमें बहुत सारे फव्वारे भी लगे हुए थे। वक्त वक्त पर इसमें गुलाब जल और इत्र भी मिलाया जाता था। नहर बहिश्त दीवान खास से होकर गुजरा करती थी। दीवान आम के ठीक पीछे रंगमहल है, जो मूलतः शाही हरम था। इसकी छत चांदी की होती थी, जिसे बाद में तांबे का बनाया गया। बाद में तांबे की भी छत को उखाड़कर लकड़ी की छत बनाई गई। रंगमहल के कुछ हिस्सों पर शीशे से भी काम किया गया है, जिस कारण इसे शीश महल भी कहा जाता था। यहाँ नहर बहिश्त खिले हुए गुलाब की शक्ल वाले हौज से गुजरती है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे रसोई घर में तब्दील कर दिया। दीवाने खास और रंग महल के बीच में स्थित है खास महल। खास महल बादशाह का निजी महल था। यहाँ बेगम और शहजादों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था। दीवाने खास के उत्तर में स्थित है शाही हमाम, जिसका इस्तेमाल शाही घराने के लोगों के स्नानागार के लिए किया जाता था। इसके फर्श और दीवारों को कीमती रंगीन पत्थरों से सजाया गया था। नहर बहिश्त से यहाँ तक पानी पहुँचता था। हमाम में 3 बड़े कमरे हैं, जिसमें स्नान के लिए हौज हैं। इनमें गर्म और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया था। शाही हमाम के पास शाह बुर्ज है। यहीं से यमुना का पानी नहर बहिश्त तक पहुंचाया जाता था। मुमताज महल यहाँ के सबसे बड़े महलों में से एक है, जो दीवाने खास के दक्षिण में स्थित है। यह यमुना के किनारे के उन 6 संरचनाओं में से एक है, जिससे होकर नहर बहिश्त गुजरती थी। एक समय इस महल को कीमती जवाहरातों से सजाया गया था और इसके ऊपर सुनहरी छतरी हुआ करती थी, जो वक्त की मार को झेल न सकी। लाल किले के दक्षिण में एक दरवाजा है, जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। चूंकि इसका मुख दिल्ली के पुराने शहर महरौली की तरफ है, इसीलिए इसका नाम दिल्ली दरवाजा पड़ा। इसे अकबराबादी दरवाजा भी कहा जाता था, क्योंकि इसका मुख मुगलों की पुरानी राजधानी आगरा की तरफ भी है। औरंगजेब के बादशाहत के दिनों में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। यह संगमरमर की बनी है। शाही घराने की महिलाओं के इबादत के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लाल किले के अंदर एक बावली भी है, जिसका निर्माण लाल किला से पहले का है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाह नवाज खान को इसी जगह कैद किया गया था। इसके अलावा यहाँ हीरा महल, हयात बख्श बाग जैसी और भी संरचनाएं हैं। लाल किले के निर्माण के बाद शाहजहां ने शहजादे और शहजादियों को शाही खजाने से धन देकर इस किले के आसपास नई इमारतों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा सिको इस किले से थोड़ी दूर पे ही एक लाइब्रेरी का निर्माण कराता है, जिसे दारा सिको लाइब्रेरी कहा जाता है। इस तरह इस किले के आसपास कई सारे इमारतों का निर्माण शुरू हो गया। शाहजहां की शहजादी जहां आरा ने किले के लाहौरी गेट के बाहर चांदनी चौक का निर्माण करा। तब चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर गुजरा करती थी, जो एक चौक पर जाकर एक बड़े हौज का आकार ले लेती थी। इस हौज में रात को चांद दिखता था, जिस वजह से इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा। नहर के दोनों तरफ छायादार दलान हुआ करते थे। शाहजहानाबाद शहर का तेजी से विकास होने लगा। इस शहर के चारों तरफ सबसे पहले ईंट और मिट्टी की दीवारें बनवाई गईं। बाद में इन दीवारों को और मजबूत किया गया। तकरीबन 6 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए इस शहर के बाहरी दीवारों में 14 दरवाजे हुआ करते थे। वक्त के साथ ये दीवारें तो गिरती चली गई,
लेकिन कुछ दरवाजे आज भी बचे हैं, जैसे तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट।